हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच.एस. बिंद्रा, फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन एजुकेशन। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो अपन डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। और अब इसका एप्लीकेटिव पार्ट अपना चल रहा था, जिसमें हमने देखा था लास्ट एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट अपन जीओसी में हेडिंग बना रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एमीन्स का बेसिक नेचर हमने इंडक्टिव के बाद भी डिस्कस किया था। अब कुछ और क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं। देखिए, कभी भी आपको बेसिक नेचर देखना है तो या तो अपन देखते हैं ब्रॉन्स्टैंड बेस। ब्रॉन्स्टैंड बेस का मतलब जो भी मैं आपको कंपाउंड देता हूँ उस पर H+ का अटैक कराओगे, और H+ का अटैक करा के आप कैटाइन बनाओगे, और उस कैटाइन की क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। ये तो हो गया ब्रॉन्स्टैंड बेस। या आप ऐसा भी चेक कर सकते हो लुईस बेस कि कौन अपना नेगेटिव क्लाउड या कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, और उनका ऑर्डर आपको अरेंज करना है। तो अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर केबी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इस केस में भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है। अगर आपको लुईस बेस देखना है तो ये चेक करना है कि कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। ऐसा कंपाउंड जो अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा उसका केबी का वैल्यू, उसका बेसिक नेचर हाई होगा। अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में है, क्योंकि पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे क्या है, लॉन पेयर, और ये लॉन पेयर रेजोनेंस में है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं है। इधर भी नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, और ये भी जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड होगा वो सबसे वीक बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि इसका लॉन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज हो रहा है। डीलोकेलाइज होने का मतलब रिंग के अंदर जा रहा है। जब ये खुद ही रिंग के अंदर जा रहा है तो किसी को इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो जो थर्ड होगा वो सबसे वीक बेसिक नेचर का होगा। अब इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3। ये वाला नाइट्रोजन भी हाइब्रिडाइज है sp3, और ये जो नाइट्रोजन है वो हाइब्रिडाइज है sp2। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगा तो लॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के अंदर फोर्थ जो होगा वो सबसे क्या होगा, वीक बेसिक नेचर का होगा। अब है फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से ओ का कैसा पावर लगेगा, माइनस आई का मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव, फिर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कुछ डेल पॉजिटिव यहाँ आएगा, और फिर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कुछ डेल पॉजिटिव इधर आएगा।
और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये अपना लॉन पेयर इसके कंपैरिजन में इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिक नेचर का या केबी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकेंड इज ग्रेटर देन, फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैंने आपको इथेनामाइड दिया और एक मैंने आपको बेंजामाइड दिया। इसमें आपको बेसिक नेचर, तो आप नाइट्रोजन पे आ जाइए, कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। ये लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस के अंदर है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका मूवमेंट इधर से इधर होगा, यहाँ से बॉन्ड पोलर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये लॉन पेयर इधर जाएगा। इसमें भी होगा, ये लॉन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, ये जो पाई क्लाउड है, ये जो पाई क्लाउड है वो इस पाई क्लाउड के साथ भी रेजोनेंस में होगा। जितने टाइम के लिए इन दोनों के बीच में रेजोनेंस रहेगा उस टाइम पर ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड का जो बेसिक नेचर है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगा, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये फर्स्ट और सेकंड बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना है। फर्स्ट देखिए पाइरॉल है, इसमें ये जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है। यहाँ पे भी जो लॉन पेयर है वो पाई के अल्ट्रानेट पे रेजोनेंस के अंदर है, इन दोनों का ही लॉन पेयर रेजोनेंस में है। अब देखिए अगर आपको एरोमेटिसिटी का थोड़ा सा आइडिया है तो अपन बोलते हैं ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर और लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, तो ये 2 पाई और 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एरोमेटिसिटी में इस लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एरोमेटिसिटी में इस लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये जो लॉन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर का जो ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। इस टाइप के आपके पास 4 कंपाउंड है, इसमें भी आपको बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप यही देखिए, इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, इसका भी लॉन पेयर रेजोनेंस में है और इस नाइट्रोजन का भी लॉन पेयर रेजोनेंस में है, मतलब डीलोकेलाइज हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन है इस पे जो लॉन पेयर है उसके अल्ट्रानेट पे कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो फोर्थ वाला जो होगा वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। इन तीनों का लॉन पेयर रेजोनेंस में और फोर्थ का लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो फोर्थ वाला जो होगा वो सबसे मोर बेसिक होगा। अब जो बेंजीन रिंग पे आपने ग्रुप लगा रखे हैं उनका इफेक्ट आपको मेंशन करना है, जो आपने लास्ट क्लास में देखा था। ये जो CH3 जब फिनाइल से अटैच है तो इसका पावर अपन ने लिखा था +H, और ये जो NO2 ग्रुप है इसका पावर आपके पास होता था -M। पैरा पोजीशन पे अपन इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते ही नहीं, या तो हाइपर कंजुगेशन लिख रहे हैं या मीजोमेरिक लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि -M वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, और कहाँ क्रिएट करता था, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। अब देखिए ये अपना लॉन पेयर किसी को भी डोनेट करेगा तो यहाँ कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और इसको पीछे भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगा। तो अपन बोल सकते हैं बेसिक नेचर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -M। अगर -M पावर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होगा। CH3 ग्रुप का +H पावर है और +H वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव, तो ऑर्थो पे और पैरा पे। अब ये जैसे किसी को यहाँ से लॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसको बगल में पीछे क्या बनेगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा।
तो अपन यहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m और प्लस h और प्लस i और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m माइनस h और माइनस i। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रांग हो गया फोर्थ, देन आपके पास सेकंड, देन फर्स्ट और फिर आपके पास होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 कंपाउंड्स हैं, सभी एरोमेटिक एमीन्स हैं, एनिलीन के डेरिवेटिव हैं। यहाँ पे भी आपको देखना है सभी केसेस में ये जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में, ये जो लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज हो रहा है। अब जो ग्रुप है उनका इफेक्ट लगाइए। मेटा पोजीशन पे अपन ने बात किया था, ओनली इंडक्टिव लिखेंगे और वो CH3 का पावर होता है माइनस आई, CH3 का पावर होगा प्लस आई, NO2 का पावर होगा माइनस आई और इस पर कोई ग्रुप नहीं है। और बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई। तो सेकंड जो होगा वो सबसे मोर बेसिक होगा, इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में माइनस आई का ग्रुप लगा हुआ है और बेसिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 ग्रुप का, तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा। तो आंसर आपके पास होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। तो जब भी आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक नेचर देखना है तो आप एक चीज़ माइंड में फिक्स रखिए कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उस पर जो लॉन पेयर है, तो आप ये नोटिस करोगे कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। जो अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा या नेगेटिव क्लाउड इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। कुछ क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं, एक बार आप लोग आंसर अरेंज कीजिए फिर अपन डिस्कस करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें NO2 ग्रुप का -m पावर भी है और -i पावर है। बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मेंशन करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप एक बार ऑर्डर लिखते जाइए फिर अभी अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने जो ग्रुप लगाया है CH3 का +H पावर भी है और +I पावर भी है।
देखिए बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। 6 क्वेश्चन में NO2 ऑर्थो पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे -m पावर भी काम करेगा और -i, और -i जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मेटा पोजीशन पे ओनली पावर काम करेगा -i, और पैरा पोजीशन पे -m, और बेसिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -m और -i। तो सबसे वीक बेसिक नेचर का होगा फर्स्ट, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा 4, क्योंकि 4 पे कोई भी -m -i वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया 4। अब -i है और -m है, -m का पावर -i से ज़्यादा होगा, तो नेक्स्ट आपके पास इज ग्रेटर दैन 2, और -m और -i दोनों ही बेसिक नेचर को डिक्रीज करेंगे, तो फिर अपन लेंगे थर्ड, और सबसे वीक हो जाएगा फर्स्ट। 7th क्वेश्चन में CH3 मैंने ऑर्थो पे लगा रखा है, तो हमने हाइपर कंजुगेशन में देखा था +H पावर और +I पावर, और ऑर्थो पोजीशन पे +I जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इधर मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, और मेटा पोजीशन पे जो काम करेगा वो इंडक्टिव पावर काम करेगा, तो यहाँ जो CH3 का पावर होगा वो +I होगा, और पैरा पोजीशन पे CH3 का जो पावर काम करेगा वो +H करेगा। अब देखिए ये +H और +I मिलके दोनों ही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन पे इंक्रीज होता है तो ये अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करता है। ठीक है, CH3 भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये भी कुछ डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका +I है, यहाँ +H लग रहा है, तो +H में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और +I से ज़्यादा होगा। तो देखने से ऐसा लग रहा है अपने को कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हैं वो फोर्थ से क्या होने चाहिए, मोर बेसिक होना चाहिए, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक इसमें अगर अपन यहाँ पे देखें तो आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट। लेकिन जब अपन ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेक किया तो अपन ने देखा कि जो फर्स्ट वाला है वो इन सब में से सबसे वीक बेसिक नेचर का है। उसका क्या रीज़न होता है, SIP का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जब अपन बोलते हैं बेसिक नेचर का मतलब ये अपना लॉन पेयर जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है। अब डोनेट करेगा तो अगर इसके बाद यहाँ पे पास में कोई क्राउडिंग होगा तो ये अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो अपन बोल सकते हैं SIP की वजह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो वीक एसिडिक नेचर का होता है। जब -m और -i वाला ग्रुप लगा है तो ये बात आप नहीं भी याद रखोगे तो भी आपका आंसर सही आंसर पे ही पहुंचोगे। तो यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वीक बेसिक नेचर का होगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो अब अपन कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग +H थर्ड, फिर देन +I सेकेंड, फिर आपके पास होगा 4 और ये फर्स्ट। नेक्स्ट में कोई 8th वाले में कोई प्रॉब्लम है नहीं। C∬C का जो पावर आ रहा है वो -I, C∬C का पावर आ रहा है -I, और ट्रिपल बॉन्ड का -I डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जबकि यहाँ इथाइल का कैसा पावर है +I। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। जैसे आप देख रहे थे कि लॉन पेयर इजीली डोनेट करता है, वैसे ही आपको देखना है कौन अपना नेगेटिव क्लाउड इजीली डोनेट करेगा। और ये सब के सब एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। सबसे पहले कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर आएगा फ्लोरीन। और एक पीरियड में इधर से इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोटॉन को H+ को सबसे इजीली डोनेट करता है। और इसीलिए अपन बहुत जगह ऐसा बोलते ही हैं कि कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मॉडरेट है। तो ये आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इज ग्रेटर देन, फिर नाइट्रोजन थर्ड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन का मतलब फोर्थ, और फिर आ जाएगा आपके पास सेकेंड। तो ये याद रखना, एक पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होगा। 10th क्वेश्चन में अपन ने एक ही ग्रुप के एलिमेंट ले लिए, एक आपके पास है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, और डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो Kb का वैल्यू है बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता है।
एक तो देखिए एफ है जिसका साइज बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल साइज है एफ, ये एक तो फ्लोरीन है, और एक आपके पास आयोडीन है। इसको भी आपने 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज दिया, सरकमफेरेंस कम है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ सरकमफेरेंस ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो कम होगा। तो इसमें आई नेगेटिव के अंदर जब चार्ज डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर जो होगा वो कम होगा। तो एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जब अपन आएंगे तो बेसिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक के अंदर अपन बोल देंगे 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर वैसा ही देखना है। ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में है, ये लॉन पेयर इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी रेजोनेंस में है। इधर आपने देखा ऐसा, ये नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में है। लेकिन इसमें एक बात ये हो रही है कि जब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये जब दोनों आपस में रेजोनेंस में रहेंगे जितने भी टाइम के लिए, उस टाइम पे ये लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको एक क्रॉस रेजोनेंस दिख रहा है और यहाँ तो इस तरफ तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, और ये आपने कहा लॉन पेयर रेजोनेंस में है। तो इधर आप देखिए यहाँ पे लॉन पेयर इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी रेजोनेंस में और इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी रेजोनेंस में। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो सबसे वीक बेसिक नेचर का होगा और सेकंड वाला जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि ये जब इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा उस टाइम पर ये लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं होगा। तो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। 12th क्वेश्चन के अंदर ये जो CH3 ग्रुप है इसका कैसा पावर पैरा पोजीशन पे +H, और CD3 का भी कैसा पावर होता है +H। और हमने बोला था CD बॉन्ड जो होता है वो CH बॉन्ड से स्ट्रांग है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो सिग्मा डेंसिटी इजीली ट्रांसफर नहीं होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में भी अपन ने लिखा था +H ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन +H ऑफ CD3। तो +H जो होगा वो बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्या होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह के अरेंजमेंट है, आपके पास एक अनसैचुरेटेड 1 डिग्री एमीन है और एक ये एमाइड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस में है, और इस नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में है। अब यहाँ से ये बॉन्ड पोलर है, तो याद रखना सी डबल बॉन्ड ओ का जो रेजोनेंस होगा वो सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा होगा, और अगर रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर जो होगा वो कम होगा। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सेकेंड। इसमें भी देखिए बेसिक नेचर आपको देखना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, केबी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए एक अपन ने एरोमेटिक एसिड में भी बात किया था ऑर्थो इफेक्ट, वही बात इसमें भी अप्लाई होगा। ये जो ऑर्थो पे ग्रुप लगे हैं और यहाँ भी एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इसके बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये जो रिंग है वो अपना प्लेन चेंज करेगा, और रिंग अपना अगर प्लेन चेंज करेगा तो ये जो लॉन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में नहीं होगा। तो अपन बोलेंगे इस केस में ये जो लॉन पेयर है वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहा, ये वाला जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज लॉन पेयर, लोकेलाइज लॉन पेयर है। इधर भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कुछ कम होगा, और इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये सबसे वीक बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और देखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई आपको जनरल ऑर्डर बेसिक नेचर का याद रखना है तो 15 नंबर पे अपन ऐसा बोल सकते हैं, एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्वानिडीन। ग्वानिडीन
guanidine is greater than aliphatic amines. Aliphatic amines. Aliphatic amine is greater than aromatic amines. Aromatic amines. Aromatic amines का मतलब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन. एरोमेटिक अमीन्स इज ग्रेटर देन, अपन मेंशन कर सकते हैं इमाइन. इज ग्रेटर देन इमाइन. इज ग्रेटर देन मेंशन कर सकते हैं एमाइड, और इज ग्रेटर देन अपन बोल सकते हैं साइनाइड. ये बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग होगा. ठीक है. ऑर्गेनिक एमीन में सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का जो कंपाउंड है वो है ग्वानिडीन. अब ग्वानिडीन में देखिए ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, और इधर भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है. तो आप देखिए ये लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ये लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड. कोई आपसे ऐसा भी बोल सकता है इस पे अपन प्रोटॉन का अटैक कराते हैं, इस पे अगर H+ डालेंगे तो फर्स्ट नाइट्रोजन पे जाएगा, सेकंड के पास जाएगा या थर्ड के पास जाएगा. तो आप देखोगे फर्स्ट का लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, सेकंड का लॉन पेयर रेजोनेंस में है, थर्ड का भी लॉन पेयर रेजोनेंस में है, पाई के अल्टरनेट पे पाई, सॉरी लॉन पेयर के अल्टरनेट पे पाई. तो इसका मतलब फर्स्ट जो प्रोटॉन अटैक करेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करेगा. अब देखिए जब ये H+ इस पे अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा NH2+. अब NH2+ बनेगा तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और क्या रिलीज हो जाएगा? H+. तो जब मैं ग्वानिडीन पे ये NH2C डबल बॉन्ड NH और ये NH2, ये ग्वानिडीन है, इस पे अगर अपन प्रोटॉन का अटैक कराते हैं, H+ का अटैक कराते हैं, तो ये NH2C डबल बॉन्ड NH2 और प्लस यहाँ पे अटैक करेगा. अब आप देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से ये इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये लॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो यहाँ प्लस और इधर आ गया H और डबल बॉन्ड C और ये हो गया NH2 और ये NH2, और यहाँ से फिर आपके पास प्रोटॉन रिलीज होगा. और अब फिर वो नेक्स्ट अगर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ से बनाएंगे तो 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ये जब अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ऐसा बन रहा है, ये NH डबल बॉन्ड C और ये NH2 और NH2. इसी तरह से एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर और बनेगा, C आपके पास NH2 डबल बॉन्ड ये NH. तो जब ग्वानिडीन के अंदर अपन प्रोटॉन का अटैक कराएंगे तो 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी. तो ग्वानिडीन जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा. तो एक जनरल ऑर्डर है अपना, ऐसा माइंड में आप सेट कर सकते हो. ग्वानिडीन इज ग्रेटर देन एलिफेटिक एमीन, इज ग्रेटर देन एरोमेटिक एमीन्स, इज ग्रेटर देन इमाइन. इमाइन का मतलब C डबल बॉन्ड N, और C डबल बॉन्ड N का मतलब नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज होगा? sp2, और sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी. इज ग्रेटर देन एमाइड और इज ग्रेटर देन साइनाइड. तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक नेचर था. बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, 4 कंपाउंड्स आपको दिए होंगे, एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस तरह का. नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग. अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग. इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर अपन डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर आपको देता हूँ, आप ऑर्डर अरेंज कीजिए.
ये 4 मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको दिए हैं, एक बेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन है, एक टॉलुइन है, एक एनिलीन है, और आपसे कह रहा है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। अब आपको देखना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कहाँ होगा, तो जो भी आपको मैंने ग्रुप दिया हुआ है ऊपर उसका इफेक्ट लिखिए आप। तो NO2 का जो पावर आप लिखोगे वो -m, CH3 बेंजीन से अटैच है तो सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो इसका इफेक्ट होगा +H, और नाइट्रोजन पे यहाँ लॉन पेयर है तो इसका इफेक्ट कैसा होगा +M। और इलेक्ट्रॉन +M वाला रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। -M वाला कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो हमारा रिजल्ट इसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M को सबसे ज़्यादा वेटेज, देन +H, देन +I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -M, -H, -I। मतलब अगर बेंजीन रिंग से +M, +H और +I वाले ग्रुप लगे होंगे तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और -M, -H और -I वाले ग्रुप लगे होंगे तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो देखिए +H और +M की पावर +H से ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया 4th में, इज ग्रेटर देन 3rd। -M वाला डेंसिटी को कम करेगा, इज ग्रेटर देन क्या होगा 1st, इज ग्रेटर देन 2nd। तो कुछ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक बार आप ऑर्डर अरेंज कीजिए। सभी क्वेश्चन में रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर OH ग्रुप का पावर आपको पता है +M, रेजोनेंस की कंडीशन में हमने लिखा हुआ है। इधर भी जो पावर है OCH3 का वो +M, O नेगेटिव का जो पावर होगा वो भी आपके पास होगा +M, और यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो +M। तो सभी का पावर है +M वाले रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब आपको मालूम है कि एनाइन का जो +M पावर होता है वो न्यूट्रल से हमेशा ज़्यादा होगा। एनाइन का जो +M पावर है वो न्यूट्रल से ज़्यादा होगा, इसका मतलब 3rd में O नेगेटिव का +M पावर सबसे ज़्यादा होगा। फिर सीरीज़ आपको याद होना चाहिए, वहाँ पे अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ है, OH का +M जो होगा वो OR से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लॉन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन ये जो लॉन पेयर है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में है। तो यहाँ कैसा रेजोनेंस होगा, क्रॉस रेजोनेंस। जितने टाइम के लिए ये लॉन पेयर इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में होगा तो रिंग को डोनेट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन अगर लिखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया एनाइन 3rd इज ग्रेटर देन 1st इज ग्रेटर देन 2nd इज ग्रेटर देन 4th। बेंजीन पे देखिए जो ग्रुप लगा हुआ है वो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कैसा इफेक्ट होता है, न्यूट्रल इफेक्ट है।
फिर आपके पास है Cl। Cl में एक तो हेलोजन का इफेक्ट कौन सा काम करता है, माइनस आई, एक तो माइनस आई काम करेगा इसका। और पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है तो हेलोजन का एक प्लस एम पावर भी होता है, और माइनस आई इज ग्रेटर देन क्या होता है, प्लस एम। तो जो हेलोजन है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा। माइनस आई की वैल्यू जो है वो प्लस आई से ज़्यादा है, तो माइनस आई ज़्यादा है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। एल्डिहाइड में कोई डाउट है ही नहीं, सीधा सीधा ग्रुप लगा हुआ है माइनस एम, माइनस एम वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। और साइनाइड का तो पावर कैसा है, माइनस एम, और आपको पता है साइनाइड का माइनस एम एल्डिहाइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। माइनस एम अगर इंक्रीज होगा तो रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हैं सभी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट हो गया, फिर आपके पास हो गया इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में भी देखिए इनका इफेक्ट लिख लीजिए आप। एल्डिहाइड का पावर माइनस एम है, कीटोन का पावर माइनस एम है, NO2 का पावर माइनस एम है। ये सारे ही रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। NO2 का माइनस एम सबसे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस में होगा, थर्ड में, तो सबसे ज़्यादा फोर्थ। फिर एल्डिहाइड का माइनस एम और कीटोन का माइनस एम, तो एल्डिहाइड का माइनस एम कीटोन से ज़्यादा होता है, तो फिर आपके पास इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन थर्ड। यहाँ पे देखिए इधर आपके पास ग्रुप लगा है CH2 और यहाँ भी लगा हुआ है CH2, और ये सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो यहाँ दो ग्रुप लगे हैं जिनका पावर कैसा है, प्लस H। दोनों ही रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर, और इधर भी ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है। कोई लॉन पेयर वाला कोई ग्रुप अटैच है तो इसका पावर कैसा होगा, प्लस M, और इधर से भी लगेगा प्लस M, और इधर आपके पास है प्लस M, और CH2 का कैसा है, प्लस H। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया सेकंड के अंदर, इज ग्रेटर देन थर्ड और इज ग्रेटर देन फोर्थ, 1। तो देखिए फिर कुछ कभी इस तरह का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जब एरोमेटिक कंपाउंड्स आप पढ़ोगे तब भी इस बात को अपन वहाँ पे यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव किस तरह अपना रोल प्ले करेगा वो आपको देखना है। स्टेबिलिटी में ये चार्ज की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कम होगा तो माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच वाले ग्रुप लगे होंगे, माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई वाले ग्रुप लगे होंगे, तो वो तो कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई वाले क्रिएट करेंगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव की क्वांटिटी कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं कुछ डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटाइन ले रहा हूँ, और किसको सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, किस बात को, तो वो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन देखते हैं। तो ये कुछ कार्बोकैटाइन दे रहा हूँ। फर्स्ट मैंने आपको दे दिया ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। इसमें सेकंड मैं ले रहा हूँ टर्शरी पेंटाइल कार्बोकैटाइन। ये आपके पास हो गया टर्शरी पेंटाइल कार्बोकैटाइन। एक मैं आपको दे देता हूँ, कोई रेजोनेंस का केस ले लेते हैं, तो ये मैंने आपको दे दिया बेंजाइल कार्बोकैटाइन। एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें रेजोनेंस कुछ इंक्रीज कर देते हैं, ये हो गया डाइफिनाइल मिथाइल कैटाइन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट कार्बोकैटाइन मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इस तरह से CH2 प्लस और ये OCH3।
ये हो गया फिफ्थ। एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें बैक डोनेशन है, उससे इसकी स्टेबिलिटी आ रही है। इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल भी डाल देते हैं, CH2 प्लस और ये NH और CH3। नेक्स्ट में एक अरेंजमेंट ले रहा हूँ जिसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले भी हैं। एक रेजोनेंस का केस है जिसको अपन बोलते हैं CPM में सिग्मा रेजोनेंस होता है। CPM का मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। एक कुछ ऐसा केस है। एक कोई ऐसा अरेंजमेंट ले लेते हैं 9, और यहाँ अपने को स्टेबिलिटी का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये कुछ कार्बोकेटाइन मैंने दिए, इसमें स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो देखिए किसको वेटेज आपको पहले देना है, किसको वेटेज बाद में देना है। सबसे फर्स्ट आप बोलोगे बैक डोनेशन। बैक डोनेशन, जहाँ पे भी आपको बैक डोनेशन मिलेगा वो कार्बोकेटाइन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहला वेटेज अपने को बैक डोनेशन को देना है। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर है, अभी देखने वाले हैं अपन इसको, सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस वो ऐसा ही मिलेगा, 3 कार्बन का साइकिल होना चाहिए और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए, तो अपन नेक्स्ट वेटेज देंगे एरोमेटिसिटी को। एरोमेटिसिटी को, पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद आप रेजोनेंस ले लीजिए, रेजोनेंस। फिर अपन बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन ले लीजिए, और इसके बाद अपन इंडक्टिव ले लेते हैं। फर्स्ट आपके पास हो गया बैक डोनेशन, सेकेंड सिग्मा रेजोनेंस स्पेशल कैरेक्टर है, थर्ड एरोमेटिसिटी, फोर्थ आपने कहा रेजोनेंस, फिफ्थ हो गया हाइपर कंजुगेशन, और 6 नंबर पे हमने ले लिया इंडक्टिव। तो सबसे पहले आप देखिए बैक डोनेशन, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ बगल वाले एटम के पास लॉन पेयर है। जब भी बैक डोनेशन लगेगा तो जितने भी एटम हैं उनका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो ये जब इसको यहाँ से लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये NH और CH3 और ये पॉजिटिव। ये आपके पास अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है तो किसका कंट्रीब्यूशन हाई होगा? सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। जितने भी है, जब भी बैक डोनेशन लगेगा सभी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। जब बैक डोनेशन लगाया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा इसमें वो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अब बैक डोनेशन देखिए, एक तो 6th में लग रहा है और एक बैक डोनेशन 5th में लग रहा है। यहाँ प्लस एम पावर किसका लग रहा है? OR का, और यहाँ प्लस एम पावर किसका लग रहा है? NHCH3 का। नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डोनेट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसमें सबसे स्टेबल जो कार्बोकेटाइन हो गया वो आपके पास हो गया 6 इज ग्रेटर देन 5th। सबसे पहले अपन ने ले लिया बैक डोनेशन। इसके बाद सिग्मा रेजोनेंस, ये CPM को अपन बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। क्या होता है इसमें? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखिए ये जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसको कितना बना रखा है? 60 डिग्री। तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं और ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये जो एंगल है कुछ ऐसा होना चाहिए था और हमने इसको ऐसा कर दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये जो सिग्मा डेंसिटी है, जो यहाँ पे ये सिग्मा डेंसिटी है, ये रिपेल करेगा। तो रिपेल करके ये ऑर्बिटल जो है ये प्लेन से बाहर निकल जाएंगे, और ये अगर प्लेन से बाहर निकल जाएंगे तो लगभग इसके क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ से ये डेंसिटी जो होगा वो इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस। तो इसके लिए
हमारी जो साइकिल है वो कितने कार्बन का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, तभी ये बात होगा। और अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट आपको इसमें दे देता हूँ, इस तरह की कोई साइकिल मैं बना देता हूँ, इस तरह का, ये 3 साइकिल में ऐसा बना दिया मैंने, तो इसमें सिग्मा रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, इज़ ग्रेटर देन ऐसा हो सकता है, इज़ ग्रेटर देन ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ले लिया बैक डोनेशन, उसके बाद आपको लेना है सिग्मा रेजोनेंस, जिसको डांसिंग रेजोनेंस भी अपन बोलते हैं, इज़ ग्रेटर देन 8। इसके बाद एरोमेटिसिटी, कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए। आप देखिए इस रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और पूरी रिंग के अंदर कंजुगेशन है। तो ये जो रिंग है वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिसिटी में इस पॉजिटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, क्या ये रिंग एरोमेटिक है? नहीं है, क्योंकि अब ये वाला जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, sp3, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो अगर ये sp3 हो गया तो प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। जैसे ये बेंजाइल कैटायन है, देखिए ये रिंग एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा भी देता हूँ तब भी ये रिंग कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। इसका मतलब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो सबसे पहले हो गया बैक डोनेशन, फिर हो गया सिग्मा रेजोनेंस, फिर हमें लेना एरोमेटिसिटी, तो हम ले लेते हैं 7th। इसके बाद है रेजोनेंस, देखिए किस में आ रहा है, ये पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव, इधर भी पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव, इसमें भी रेजोनेंस है, इधर भी आपको रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ से इसमें भी रेजोनेंस मिल रहा है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस आपको मिल रहा है 4th में, इस रिंग में भी रेजोनेंस है, उस रिंग भी रेजोनेंस है, इज ग्रेटर देन 4th। इसके बाद ये बेंजाइल कैटायन में रेजोनेंस है, सेम रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस की डिग्री दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है, सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, 3 सिग्मा CH बॉन्ड है, तो फिर 9th इज ग्रेटर देन क्या होगा, 3rd, ये आ गया 9th। अब एक बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बहुत जगह प्रूव हुआ है कि ये जो 9 अल्फा H से हाइपर कंजुगेशन आ रहा है, 9 अल्फा H से 3 और 3 6 और 3 9, ये बेंजाइल कैटाइन से स्लाइटली क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जिसमें एक हाइड्राइड एंड एफिनिटी का भी एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन जो है ये बेंजाइल कैटाइन से स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल है, 9 अल्फा H होना चाहिए, जैसे ही अगर 8 अल्फा H होगा तो बेंजाइल कैटाइन ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको पड़ेगा यहाँ पे। फिर अपन ने पहले 9 अल्फा H वाला लिया, उसके बाद ये बेंजाइल कैटाइन लिया 3rd, और देन मैंने यहाँ पे ले लिया ये 2nd 8 अल्फा H हाइपर कंजुगेशन। ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। तो जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात हो तो हमारे माइंड में पिक्चर सबसे पहले अपन कोई देखेंगे, बैक डोनेशन का केस है, वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, उसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। उसके बाद सिग्मा रेजोनेंस एक स्पेशल टाइप का होगा, ये 3 का साइकिल, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ साइकिल लगा हो सकता है, 2 तरफ लगा हो सकता है, 3 तरफ लगा हो सकता है। एरोमेटिसिटी का मतलब पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें से अपन ले लेते। हेडिंग अपना चली रहा है, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको तो यही देखना है, ये जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए,
तो जो भी मैंने बेंजीन रिंग पे ग्रुप लगाए हैं उनका इफेक्ट लिखिए और उसके बाद आंसर बनाइए। देखिए सभी केसेस में अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो इसका पावर हो गया +m, और +m वाला इस रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव। और कहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होता है, ऑर्थो पैरा पे। तो ऐसे आप सोच लिया करो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, बगल में क्या है, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो +m वाला स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। NO2 का -m है, -m वाला स्टेबिलिटी को कम करेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और CH3 का +H भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। नेक्स्ट वाले में मैंने यहाँ CH3 लगाया मेटा पे, तो सीधा सीधा पावर लिखो +i, NO2 का पावर लिखो -i। +i स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, -i स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। इसके बाद मैंने पैरा पे ग्रुप लगा रखा है, पैरा पे इथाइल लगाया है, तो हाइपर कंजुगेशन हो गया, सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो इसका पावर हो गया +h। और इस पे कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, इस क्वेश्चन में थर्ड में इथाइल का +h, फिर देन +i पे आ जाते हैं फर्स्ट, फिर जिस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ 4, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा इज ग्रेटर देन सेकेंड। एक CCl3 पॉजिटिव और एक CF3 पॉजिटिव। आपको देखना है सबसे मोर स्टेबल कौन सा इन दोनों में। तो अगर अपन इंडक्टिव की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो आपको दिख रहा है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। फ्लोरीन का भी -i पावर है और क्लोरीन का भी -i है। -i वाला बगल में चार्ज क्रिएट करेगा पॉजिटिव, तो F का -i ज़्यादा है तो बड़ा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहाँ थोड़ा सा छोटा पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो अगर अपन आंसर इसका इंडक्टिव से निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकालेंगे, तब आपको कौन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कोई ऐसा फैक्टर तो काम नहीं कर रहा जिसका वेटेज इंडक्टिव से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ हेलोजन पे क्या नज़र आ रहा है, लॉन पेयर। तो यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ से लॉन पेयर इधर जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा डबल, तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये चार्ज पॉजिटिव इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ अपन इंडक्टिव को वेटेज नहीं देंगे, यहाँ रेजोनेंस अप्लाई हो रहा है। अब ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ फ्लोरीन पे कैसा लॉन पेयर है, तो यहाँ पे भी है लॉन पेयर, इधर जाएगा
तो यहाँ डबल बॉन्ड और F पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप देखिए कि अच्छा ओवरलैपिंग कहाँ होगा, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p 2p होगा और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p 3p होगा, क्योंकि साइज में डिफरेंस है, ओवरलैपिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। फिफ्थ में सिंपल सी बात है, यहाँ पे पाई के अल्टरनेट पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ रहा है, डीलोकेलाइज होके इधर भी, दो जगह आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन एक जगह यहाँ है, एक जगह इधर, एक जगह, टोटल 3 जगह आएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहले डीलोकेलाइज होके इधर आएगा, फिर इधर आएगा, यहाँ भी 3 जगह आएगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड जो होगा वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड और थर्ड में चार्ज का डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है और फर्स्ट में थोड़ा कम हो रहा है। अब सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करते हैं तो ये क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है और ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बढ़ता हुआ रेजोनेंस है। यहाँ जो क्रॉस रेजोनेंस है तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज ग्रेटर देन क्रॉस रेजोनेंस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। फिर जब आप 6th क्वेश्चन करोगे तो आप भी यहाँ पे देखोगे इस ऑक्सीजन पे क्या है, लॉन पेयर, और यहाँ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ बैक डोनेशन हो गया। इधर आपने कहा O का -I पावर लग रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ O का भी -I है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया तो -I कम हो गया, तो थोड़ा कम पॉजिटिव आएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया फर्स्ट, देन आपके पास हो गया थर्ड और देन सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सभी में रेजोनेंस है, सभी में रेजोनेंस है, पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव है, तो रेजोनेंस से हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं आने वाला, रेजोनेंस सब में है और बराबर का है। तो अब दूसरा इफेक्ट देखिए साहब, इसमें कोई अल्फा एच आपको नहीं मिल रहा, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हुआ है, और यहाँ कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। रेजोनेंस विथ 3 अल्फा एच, रेजोनेंस विथ 1 अल्फा एच, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो गया वो सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो इस तरह से अपन देखेंगे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। इसी तरह से देखिए एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन R नेगेटिव, और इसकी भी स्टेबिलिटी में अपन बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, -H और -I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, +H और +M। -M वाला चार्ज क्रिएट करेगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव की क्वांटिटी कम होगी। 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं इसमें भी। स्टेबिलिटी का अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए यहाँ NO2 का ऑर्थो पे पावर -M और -I मैक्सिमम लिखेंगे ये ऑर्थो पे, और पैरा पे NO2 का जो पावर आप लिखोगे वो -M। पैरा पोजीशन पे ओनली पावर लगेगा -M वाला चार्ज कैसा क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, ऑर्थो पे पॉजिटिव, ऑर्थो पे पॉजिटिव और पैरा पे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो होगा एनाइन का वो इंक्रीज होगा, और CH3 का जो पावर है वो +H जो होगा वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा -M और -I लग रहा है सेकेंड सबसे मोर स्टेबल, इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट और इज ग्रेटर देन फोर्थ। एक मैंने जैसे आपको दे दिया CCl3 नेगेटिव और एक मैं आपको दे रहा हूँ CF3 नेगेटिव। एक बार आप सोच के आंसर बनाइए, CCl3 नेगेटिव और CF3 नेगेटिव।
एनाइन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब देखिए, अगर अपन इंडक्टिव से ही आंसर निकालेंगे तो यहाँ एफ का कैसा पावर है, -i, और -i वाला यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव की क्वांटिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और फ्लोरीन का जो -i पावर है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। तो अगर -i से ही आंसर आ रहा होगा तो आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अब आपको देखना है कोई और फैक्टर तो काम नहीं कर रहा जिसका वेटेज इंडक्टिव से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होके इस क्लोरीन पे आ सकता है, क्योंकि इसमें कौन वैकेंट है, 3D वैकेंट है। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होके इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, टोटल 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पर एटम चार्ज की क्वांटिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस एफ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, 2, 4, 6 और 2, 8। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो गया जिसको अपन बोलेंगे 3D रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। कभी कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए आपको, ये जो पाई बॉन्ड है इस नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये इधर आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इधर बनाएंगे तो इधर आएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अपन ने पढ़ा था हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, मोर स्टेबल। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, C डबल बॉन्ड O का जो रेजोनेंस है वो C डबल बॉन्ड N से ज़्यादा होगा, C डबल बॉन्ड N का जो रेजोनेंस है वो C डबल बॉन्ड C से ज़्यादा होगा। तो आंसर जो आएगा वो सेकेंड सबसे ज़्यादा स्टेबल इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ से आपने कहा O का जो पावर आपको काम कर रहा है वो -i, और -i जो है वो यहाँ बगल में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। सल्फर में आपको पता है 3D खाली पड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होके इस 3D वैकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है, तो चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा। इसमें ये नेगेटिव चार्ज इस सल्फर पे भी जा सकता है और इस सल्फर पे भी जा सकता है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और भी देखिए, आप मॉड्यूल वगैरह में से क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्रैश कोर्स में कुछ लेक्चर की लिमिटेशन है, उतना टाइम नहीं है अपने पास कि हर तरह की प्रॉब्लम अपन बोर्ड पे डिस्कस करें। एक देखिए क्वेश्चन अपन और लेते हैं, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है आपको जो देखना है, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि भाई किसमें रेजोनेंस एनर्जी कम है किसमें ज़्यादा है, तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। आप तो इतनी बात माइंड में रखिए, जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप साथ साथ आंसर लिखते जाइए एक बार। तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस अच्छा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगा।
देखिए रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना इनका, देखिए फर्स्ट और सेकंड, जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ चार्ज का डीलोकेलाइजेशन टोटल 2 जगह होगा और यहाँ चार्ज का डीलोकेलाइजेशन टोटल 3 जगह होगा। तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। नेक्स्ट में आप देखो पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। यहाँ पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर और लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे पाई, कैसा हो गया? क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस का मतलब जब ऐसा होगा कि ये पाई बॉन्ड और ये लॉन पेयर रेजोनेंस में है, उस टाइम पर ये लॉन पेयर और ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में है, तो जो रेजोनेंस होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। इस तरह का जो रेजोनेंस होगा वो क्रॉस रेजोनेंस होगा। इसमें बढ़ता हुआ रेजोनेंस है, यहाँ क्रॉस रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर जो हो गया फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। नेक्स्ट को देखिए अपन, यहाँ पे चार्ज का डिलोकेलाइजेशन कितनी जगह हो रहा है? 3 जगह। पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव है तो ये इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, सेकंड फिर ये इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। यहाँ चार्ज का डिलोकेलाइजेशन टोटल 3 जगह हो रहा है, यहाँ भी चार्ज का डिलोकेलाइजेशन टोटल 3 जगह हो रहा है। तो किसका रेजोनेंस एनर्जी कम और किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा? अब आप देखिए ये आपस में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कि नहीं है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यही बनेगा। और रेजोनेंस एनर्जी कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नहीं होता। रेजोनेंस एनर्जी तो किसका होता है? हाइब्रिड का होता है। तो जब ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं आपस में, तो इनका हाइब्रिड क्या होगा? सेम होगा। जब हाइब्रिड सेम होगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगा? सेम होगा। जबकि ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तब अपन रेजोनेंस एनर्जी का कंपेयर करेंगे। ये एक ही मॉलिक्यूल की 2 RS हैं, तो इनका जो हाइब्रिड होगा वो सेम होगा, और हाइब्रिड सेम होगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि लॉन पेयर रेजोनेंस में है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का रेजोनेंस लॉन पेयर से ज़्यादा, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। यहाँ चार्ज का डिलोकेलाइजेशन 3 जगह हो रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अगर ये सब समझने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप रेजोनेंस का जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हमने रेजोनेंस की बात की हुई है उसको आप देखिए और उसको पहले क्लियर कीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को आप करना। तो यहाँ 3 जगह 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, इधर 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो किस में रेजोनेंस ज़्यादा है? सल्फोनेट आयन के अंदर कार्बोक्सिलेट आयन से ज़्यादा होगा। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव का रेजोनेंस है, यहाँ लॉन पेयर का रेजोनेंस है, यहाँ पाई सिस्टम का रेजोनेंस है। जो पाई सिस्टम होता है वो 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, तो उसका रेजोनेंस सबसे कम होगा। तो नेगेटिव का रेजोनेंस लॉन पेयर से ज़्यादा, लॉन पेयर का रेजोनेंस पाई से ज़्यादा। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। एक मैंने आपको 7th क्वेश्चन में एक पायरोल दिया हुआ है, एक आपके पास है फ्यूरेन और एक मैंने दिया हुआ है थायोफिन। अब आप देखिए इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में है, इस नाइट्रोजन का, इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर भी रेजोनेंस में है, और ये सल्फर का जो लॉन पेयर है वो भी रेजोनेंस में है। लेकिन थायोफिन में थर्ड वाले में एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस और नज़र आ रहा है आपके पास, क्योंकि इस सल्फर में क्या खाली है? 3D वैकेंट है। तो यहाँ से जो पाई क्लाउड है वो 3D में भी जा सकता है, तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस की बात हो रही है। तो अपन बोलेंगे थर्ड की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है ही नहीं। नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली डोनेट करेगा, फर्स्ट और देन सेकंड। ये रेजोनेंस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। 8th में ये आपको बताया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होता, और ये पाई के अल्ट्रानेट पे पाई है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। नेक्स्ट में एक तो मैंने नेफ्थलीन दिया हुआ है और एक बाईफिनाइल दिया हुआ है। इसमें आपको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है, नेफ्थलीन और बाईफिनाइल। अब देखिए नेफ्थलीन की 3 RS बना सकते हैं अपन। एक तो RS जो मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये बन सकता है। एक अपन ऐसा स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और एक अपन ऐसा बना सकते हैं। ये बना सकते। अब देखिए ये जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है? ये रिंग भी क्या है? एरोमेटिक है।
और ये रिंग भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये नेफ्थलीन का हाइब्रिड होगा। जबकि इसमें अपन देखें ये रिंग एरोमेटिक है लेकिन ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, और इसमें अगर अपन देखें तो ये रिंग आपको एरोमेटिक दिख रहा है और ये रिंग एरोमेटिक नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसका क्या होगा, हाइब्रिड होगा। लेकिन बाइफिनाइल में आप जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाइफिनाइल में आप बनाओगे, हर केस में ये रिंग भी क्या होगा, एरोमेटिक, और ये रिंग भी क्या होगा, एरोमेटिक। तो ऐसे स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे जिसमें बेंजोनाइड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा वो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। 10th को भी अपन ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ एंथ्रासीन दिया, एक मैंने फेनेंथ्रासीन दिया, और रेजोनेंस एनर्जी को आपको कंपेयर करना है एंथ्रासीन और फेनेंथ्रासीन में। तो देखिए एंथ्रासीन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बनता है, और जब अपन फेनेंथ्रासीन को बनाएंगे तो ये बनेगा। अब आप देखिए ये वाला रिंग है, ये आपको एरोमेटिक नज़र आ रहा है, और ये रिंग एरोमेटिक नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक नहीं है। और फेनेंथ्रासीन के अंदर ये भी रिंग एरोमेटिक आपको दिख रहा है, इधर से ये रिंग भी एरोमेटिक दिख रहा है और इधर से ये रिंग भी एरोमेटिक। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर होगा सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है, आपको रेजोनेंस एनर्जी मॉलिक्यूल का कंपेयर करना है, तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जिसमें जितना अच्छा रेजोनेंस होगा उसमें रेजोनेंस एनर्जी उतना ही अच्छा होगा। देखिए इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के बाद एक इफेक्ट अपन और बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट 4th नंबर पे आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक आपको देखना है, इसमें प्लस ई और एक होता है माइनस ई। इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन तीनों ही परमानेंट इफेक्ट है, और इलेक्ट्रोमेरिक जो होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, अपन लिखते हैं ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड in the presence of reagent either electrophile or nucleophile। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखिए आप कहाँ इन्वॉल्व होगा, जब आप एडिशन रिएक्शन करोगे। एडिशन रिएक्शन में एक आपके कोर्स में आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन में मिलता है आपको। जैसे मैंने आपको ये कोई एल्कीन दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर मैंने कोई रिएजेंट डाल दिया। रिएजेंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी है उसमें और न्यूक्लियोफाइल भी है, कोई रिएजेंट ऐड कर दिया। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इस एल्कीन का बिहेवियर कैसा होता है। ये आपने कहा पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड जो होता है वो प्योर p ऑर्बिटल से बनता है। ये जो पाई बॉन्ड है वो प्योर p ऑर्बिटल से बनेगा। ये जब अपन बोलेंगे साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करेगा तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ एक तरह से क्लाउड कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ भी क्लाउड कैसा है, नेगेटिव। तो इस एल्कीन का जो बिहेवियर होता है वो होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन का बिहेवियर है न्यूक्लियोफाइल, तो अटैकिंग स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कार्बन से अटैच होगा, और ये इस कार्बन से भी अटैच हो सकता है यहाँ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस कार्बन से अटैच होगा तो इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसा बनेगा ये CH2
और ये CH2, ये इलेक्ट्रोफाइल लगा और इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज है पॉजिटिव, तो पाई क्लाउड को अपनी तरफ लेगा, तो यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट कर देगा, पॉजिटिव। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट आइदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अगर पाई क्लाउड इस रिएजेंट की तरफ जाता है, अगर पाई क्लाउड इस रिएजेंट की तरफ जाता है, देखिए मैंने इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे लगाया तो यहाँ चार्ज था पॉजिटिव, तो ये पाई क्लाउड रिएजेंट की तरफ जा रहा है, तब इस इफेक्ट को अपन क्या बोल देते हैं, प्लस ई। इस इफेक्ट को अपन बोलेंगे प्लस ई, मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इफेक्ट होगा आपके पास प्लस ई। या कहीं कहीं इसको ऐसा भी मेंशन होता है, ये मैंने आपको कोई एल्कीन दिया और इस पर अगर मैं रिएजेंट डालता हूँ तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऐसा शिफ्ट हुआ तो CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, या ऐसा भी कर सकते हैं अपन CH2 नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अगर मैं सिस्टम में से रिएजेंट को रिमूव कर देता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसीलिए अपन बोलते हैं ये टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब जब अपन रिएजेंट डालेंगे तभी ये इफेक्ट आएगा, खाली पड़े पड़े एल्कीन में ये इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से कोई ट्रिपल बॉन्ड का केस भी ले सकता हूँ मैं ऐसा, ये कोई मैंने एल्काइन दिया और इस पर कोई रिएजेंट डाल दिया और एल्काइन का बिहेवियर होता है नेगेटिव, तो अटैकिंग स्पीसीज होगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो पाई क्लाउड इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ से पाई क्लाउड जो है वो रिएजेंट की तरफ जा रहा है, तो अपन कैसा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस ई। और अगर यही बात मैं कार्बोनाइल के अंदर देखता हूँ, जैसे मैंने आपको C डबल बॉन्ड वो एक कंपाउंड दिया, देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, वो डेफिनेशन में ही है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो जो भी आप सिस्टम लोगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड के दो ही केसेस होते हैं कि जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो है, जिनके बीच में भी मल्टीपल बॉन्ड लगा रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो है। जैसे C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो हो रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C जीरो है, या जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अब मैंने इस पर कोई रिएजेंट डाला, एक रिएजेंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके पास डेल नेगेटिव और यहाँ आया डेल पॉजिटिव, तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आप बोलोगे साहब इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करेगा, वो भी तो ऑक्सीजन पे जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाए। लेकिन अपने को पता है O पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई क्लाउड कंप्लीटली किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा C पे O नेगेटिव और ये न्यूक्लियोफाइल। और अब आपने देखा कि ये जो रिएजेंट जब अटैक किया तो पाई क्लाउड जो है वो इस रिएजेंट से दूर जा रहा है, तो कैसा इफेक्ट होगा, -C, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो -C। ऐसा और केस भी आप बना सकते हो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर भी कोई अपन रिएजेंट ऐड करें, जैसे सपोज मैंने RMgX कोई रिएजेंट डाल दिया, आप रिएक्शंस में पढ़ोगे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो R नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और इस कार्बन पे अटैक करेगा ये, तो यहाँ से पाई क्लाउड इस रिएजेंट से दूर जाएगा और ऐसा सिस्टम बनेगा डबल बॉन्ड N, और ये इधर लग जाएगा MgX। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है जब अपन कोई रिएजेंट ऐड करेंगे, रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर पाई क्लाउड रिएजेंट की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स रिएजेंट है, तब तो अपन बोलते हैं +E, और अगर रिएजेंट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम रिएजेंट है पाई क्लाउड, तो अपन बोलेंगे -C। नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट और ले रहे हैं इसमें, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी।
एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, या इसमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है, इस टाइप की प्रॉब्लम। तो देखिए, जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड देखना है तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहली बात क्या होती है, साइक्लिक होते हैं। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी फर्स्ट बात वही है, ये भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। और यहाँ पे अपन साइक्लिक होंगे, साथ में प्लेनर होंगे। साइक्लिक है और प्लेनर है। प्लेनर का मतलब ऑल एटम ऑफ रिंग मस्ट बी sp2। सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं, दोनों में कॉमन ही है। ऑल एटम्स ऑफ रिंग मस्ट बी sp2। ये बात इधर भी बोल सकते हैं अपन। मस्ट बी sp2। एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम एक ही प्लेन के अंदर हो। अब बात आती है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ डिफरेंस आएगा। इधर अपन बोलते हैं जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4n+2, 4n+2। और इधर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर यहाँ पे अपन लिखते हैं 0 1 2 3 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोई भी ऐसी रिंग हो, कोई भी ऐसी रिंग हो, अगर मैं 0 रखता हूँ तो उसमें कोई भी ऐसी रिंग जिसमें 2 पाई, 1 रखेंगे तो 6 पाई, 2 रखेंगे तो 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख देता हूँ मैं। कोई भी रिंग जिसमें 2 पाई, 0 1 2 3 रखते जाइए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। ठीक है। और एक बात और बात याद रखना कि एरोमेटिक के अंदर अपन ऐसा लिखेंगे, कंप्लीट रिंग कंजुगेशन, कंप्लीट रिंग कंजुगेशन। पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट रिंग कंजुगेशन। या आपको डायरेक्ट पेयर ऑफ कंजुगेशन भी काउंट कर सकते हो आप। तो पेयर ऑफ कंजुगेशन अगर आपको देखना है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर कंजुगेशन में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर कंजुगेशन में। तो 1 3 और 5 पेयर ऑफ कंजुगेशन अगर 1 3 5 है तो आप बोलोगे कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। और पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। तो अगर पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो एटम तब रेजोनेंस होगा ही तब जब वो एटम सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर होंगे। तो आप सीधा सीधा एक ही चीज़ देख सकते हो कि जो साइकिल है उसमें पेयर ऑफ कंजुगेशन कितना होना चाहिए, 1 3 5। और एक बात और नोटिस कर लो कि पूरी रिंग के अंदर कंजुगेशन आपको मिलना चाहिए। और इसमें अपन बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी रिंग 1 रखेंगे तो 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। और इसमें भी आप देखोगे पेयर ऑफ कंजुगेशन जो है, पेयर ऑफ कंजुगेशन, ठीक है, 4 पाई का मतलब 2 पेयर कंजुगेशन में होना चाहिए, 8 पाई का मतलब 4 पेयर कंजुगेशन में, 12 पाई का मतलब 6 पेयर जो होंगे वो कंजुगेशन में होंगे। और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा उसको अपन बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। तो मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ, तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कि साहब एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक AA और नॉन एरोमेटिक। एक बार आप साथ साथ आंसर लिखते जाइए, फिर अपन चेक करते हैं।
देखिए चेक करते हैं। फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में आपको रिंग आपको दिख ही रहा है और इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें आपको कोई रेजोनेंस दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp3 है, तो इसको अपन बोलेंगे ये कार्बन sp3 होते ही ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन सारे एटम जो हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की अपन बात करेंगे। तो ये जो कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 पाई। कितने पेयर कंजुगेशन में, 1 पेयर कंजुगेशन में। पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव, तो ये जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक ही पेयर कंजुगेशन में है, पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव। आप तो पेयर ऑफ कंजुगेशन गिनते जाइए। नेक्स्ट आप देखिए कितने पेयर कंजुगेशन में है, पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव, पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव। 2 पाई 3 पेयर कंजुगेशन में होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन देखना है तो ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। पेयर ऑफ कंजुगेशन देखेंगे तो 1 2 और 3 पेयर ऑफ कंजुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और सारे एटम जो है वो एक ही प्लेन में हैं। इधर आपने देखा पेयर ऑफ कंजुगेशन, पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव, पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव, एक पेयर ऑफ कंजुगेशन है और सभी एटम एक ही प्लेन के अंदर है, तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। इसमें सीधा सीधा यहाँ दिख गया ये sp3 है, फिर कुछ देखना नहीं है आपको, नॉन एरोमेटिक। यहाँ आप देखिए पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, तो ये पाई बॉन्ड और ये लॉन पेयर। जो लॉन पेयर रेजोनेंस में है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलना है। 2 लॉन पेयर हैं, एक अपने काम का है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर है, वो अपने काम का नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर, जो लॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे भी पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ लॉन पेयर रेजोनेंस में है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई और 2 पाई। और अगर पेयर गिनना है तो 1 2 3 पेयर कंजुगेशन में है तो एरोमेटिक। सेम ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस आपको नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा दिया तो फिर यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते ही एरोमेटिक। पाई के अल्ट्रानेट पे, पाई के अल्ट्रानेट पे, पाई के अल्ट्रानेट पे नेगेटिव, कितने पेयर कंजुगेशन में हो गए, 4 पेयर कंजुगेशन में हो गए, तो कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। इधर भी आपके पास 2 पाई, एक पाई के अल्ट्रानेट पे, पाई के अल्ट्रानेट पे, पाई के अल्ट्रानेट पे पाई, 4 पेयर कंजुगेशन में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं होता, आपको याद रखना है इसको, इसका जो शेप होता है वो टब शेप होता है, तो इसको अपन लेते हैं नॉन एरोमेटिक के नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लॉन पेयर जो है वो इसके साथ रेजोनेंस में है, तो एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, तो यहाँ 3 पेयर कंजुगेशन में तो आ गए, लेकिन रेजोनेंस इस रिंग में नहीं आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। इधर आपको दिख रहा है ये लॉन पेयर, एक पेयर, ये पाई बॉन्ड दूसरा, ये तीसरा, 3 पेयर कंजुगेशन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट रिंग के अंदर कंजुगेशन है, तो ये हो गया एरोमेटिक। और यहाँ पे अपन जब 2 रिंग को फ्यूज करते हैं, तो हम पेरीफेरल एरोमेटिसिटी देखते हैं। ये 2 पाई, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। ये 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। और ये 2 रिंग को अपन आइसोलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कहा ये भी दोनों ही रिंग आपको दिख रहा है कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो इस तरह से आप कंपाउंड में चेक कर सकते हो कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या वो नॉन एरोमेटिक है। थैंक यू वेरी मच।